नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायपालिका, और न्यायपालिका में हम पढ़ने जा रहे हैं उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। इससे पहले दोस्तों हम पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या फ़र्क है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय भी उसे हम कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी हम उसे कहते हैं, और वह है दोस्तों हमारे भारत की न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष, यानी हमारे न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष स्थान जो है वह है सर्वोच्च न्यायालय। उसी प्रकार दोस्तों राज्य की न्याय व्यवस्था में जो शीर्ष पर है वह है हमारा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। उससे नीचे दोस्तों जो अगला स्तर आता है वह आता है हमारा जिला कोर्ट का, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रश्न आपके आते हैं वो आते हैं सर्वोच्च न्यायालय से और उच्च न्यायालय से। तो सर्वोच्च न्यायालय हमने पढ़ा दिया आपको पिछले चैप्टर में, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया पिछले वीडियो में आपको, और आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ये जो उच्च न्यायालय आपका वो बहुत ही आसानी से आपका क्लियर भी होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें अलग है, कुछ मिलती हुई है, तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। और कंपेरिजन करते हुए अगर हम पढ़ेंगे इन दोनों को तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप ये उच्च न्यायालय पढ़ना चाह रहे हैं तो एक बार सर्वोच्च न्यायालय जरूर एक बार पढ़ें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान के भाग 6 और आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यह राज्य की न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर होता है, यानी राज्य के अंदर शीर्ष पर होता है। उच्च न्यायालय के गठन के संदर्भ में कानून निर्माण का अधिकार जो है दोस्तों वह है संसद के पास, भारत की संसद के पास। सबसे पहले दोस्तों 2019 में जो है अभी कुछ समय पूर्व संसद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान दिया है। उससे पहले आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं था, और वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है सबसे पहले कि प्रत्येक राज्य है तो उसमें एक उच्च न्यायालय हो। एक राज्य है या दो राज्य हैं तो उनका एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ये संविधान में संशोधन के द्वारा किया गया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कार्य क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय दोस्तों गुवाहाटी में है, जो कि कार्य क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है। और न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर अगर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय देखें तो वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या कैसे निर्धारित होती है, ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है कि कहाँ कितना कार्यभार है। उसके हिसाब से जो राष्ट्रपति है वह निर्धारित करता है कि कहाँ कितने न्यायाधीश होंगे। तो अगर सवाल बनता हमसे कि हमारे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है तो वो होगा 25, और कार्य क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, और न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वह हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और हाल ही में जो सबसे 2019 में जिसका गठन हुआ है वह है हमारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर जरूर ध्यान दें आप। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 214 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान के 214 से लेकर 231 तक के जो आर्टिकल है हमारे भाग 6 के, उनमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 214 या अनुच्छेद 214 के बारे में। तो अनुच्छेद 214 कहता है दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन है 1956, अगर आपने दोस्तों हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 जरूर याद आया होगा, जिसमें कि राज्यपाल के बारे में भी बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन के द्वारा एक ही उच्च न्यायालय, दो या दो से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। उसी प्रकार एक ही राज्य का राज्यपाल, दो राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो ये किस में बताया गया दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही उच्च न्यायालय, दो या दो से अधिक राज्य का उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, इनका एक ही उच्च न्यायालय है।
उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने संबंधी शक्ति संसद में निहित है। तो उच्च न्यायालय में दोस्तों न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने की जो शक्ति है वह संसद के द्वारा ही निहित होती है, संसद के द्वारा ही पास होती है और संसद में ही निहित होती है। यही तो दोस्तों हमारे देश की जो संविधान की और हमारे देश के कानून की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है हमारी, बहुत ही स्वतंत्र तरीके से कार्य करती है और स्वतंत्र न्यायपालिका ही जो है दोस्तों वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ इसका स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसमें दोस्तों दूसरे लोगों का या राजनीतिक लोगों का अगर ज़्यादा हस्तक्षेप रहेगा तो उच्च न्यायालय या न्यायालय जो है अपना जो डिसीजन जो है वह सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो भारत के संविधान ने बहुत अच्छी ताकत दी है हमारे उच्च न्यायालय को और बहुत ही निष्पक्षता के साथ डिसीजन होते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की। तो राजस्थान उच्च न्यायालय दोस्तों एकीकरण के समय श्री BR पटेल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य राजधानी व उच्च न्यायालय का स्थान निर्धारण करना था। तो दोस्तों एकीकरण के समय ही श्री BR पटेल की अध्यक्षता में, सवाल आ सकता है आपके पास, श्री BR पटेल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य राजधानी व उच्च न्यायालय का स्थान निर्धारित करना था। कब की बात है दोस्तों? ये एकीकरण के समय की बात है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अगस्त 1949 को प्रस्तुत की व राजधानी जयपुर में निश्चित की। तो 27 अगस्त 1949 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई दोस्तों उसमें राजधानी जयपुर में निश्चित की व उच्च न्यायालय का विस्तार की जगह तत्कालीन राज प्रमुख निश्चित करेंगे, यह उन्होंने कह दिया है। यानी राजधानी तो उन्होंने जयपुर निश्चित कर दी और उच्च न्यायालय के विस्तार की जगह तत्कालीन राज प्रमुख पर डाल दी उन्होंने। तो उस समय दोस्तों कौन थे हमारे राज प्रमुख राजस्थान के? अगर आपने एकीकरण पढ़ा है तो बिल्कुल आपको याद होगा। कमेंट करें दोस्तों अगर आपको पता है उस समय हमारे राज प्रमुख कौन थे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई और उस समय जो राज प्रमुख थे हमारे वह थे हमारे सवाई मान सिंह जी और उन्हीं के कहने पर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई। जैसा कि जो समिति है हमारी BR पटेल की समिति, उन्होंने राजधानी जयपुर निर्धारित की और जो उच्च न्यायालय है उसका स्थान निर्धारित करने का कार्य हमारे राज प्रमुख पर छोड़ दिया और राज प्रमुख उस समय थे हमारे सवाई मान सिंह जी। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई और पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। 2 बार बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है, याद रखें, सवाल पूछा जा सकता है आपसे ये और पहले पूछा भी गया है। पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। स्थापना के समय 1 मुख्य न्यायाधीश व 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी दोस्तों। जब स्थापना हुई थी हमारे उच्च न्यायालय की, राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो 1 मुख्य न्यायाधीश व 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। जुलाई 1957 में सत्यनारायण राव की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों जुलाई 1957 में सत्यनारायण राव की 3 सदस्यीय समिति थी, उनकी सिफारिश पर उच्च न्यायालय जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया, जुलाई 1957। तो अब दोस्तों जो उच्च न्यायालय वह कहाँ पर है? जोधपुर में स्थानांतरित है और सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ था? जयपुर में 29 अगस्त 1949 को। तो दूसरी समिति का नाम भी आपको याद रखना है, सत्यनारायण राव समिति। और पहली समिति कौन सी थी जिसको कि ये कार्य निर्धारित करने के लिए दिया गया था? वह थी BR पटेल समिति, जिसने राज प्रमुख पर यह दायित्व सौंपा, राज प्रमुख ने जयपुर में बनाया। उसके बाद आई दूसरी समिति 1957 में सत्यनारायण राव समिति और 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय जयपुर में स्थापित हो गया। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। सवाल इन्हीं तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है आपको। और अभी जो पटवार का जो
सिलेबस है या पटवार के पहले क्वेश्चन है या आजकल जिस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझें, सुने और इन्हें याद रखें। 8 दिसंबर 1976 को, यानी 8 दिसंबर 1976 को हरदेव जोशी जी की सरकार ने, उस समय सरकार किसकी थी, मुख्यमंत्री कौन थे, हरदेव जोशी, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जो है वह जयपुर में लाने का फैसला किया। राजस्थान की जो उच्च न्यायालय की खंडपीठ है वह जयपुर में लाने का फैसला किया। क्यों किया दोस्तों, क्योंकि जयपुर राजधानी थी और उदयपुर जो है, जोधपुर जो है, वहाँ उतना वर्क नहीं था जितना यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था जयपुर में लाने के लिए, क्योंकि कार्य काफ़ी था उच्च न्यायालय का, यहाँ राजधानी है, इसलिए एक खंडपीठ जो है वह जयपुर में लाने का फैसला किया गया। कब, 8 दिसंबर 1976 को हरदेव जोशी जी की सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में लाने का फैसला किया और 1 जनवरी 1977 में जयपुर खंडपीठ की स्थापना की गई। यानी जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब की गई दोस्तों, 1 जनवरी 1977 को की गई। जयपुर खंडपीठ को स्थायी रूप से मान्यता 2008 में दे दी गई। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट में, तो राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में 51 न्यायाधीश हैं, 51। वर्तमान में कितने न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट में, 51। अब बात करते हैं दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब तक तो हो गया हमारा न्यायालय, राजस्थान न्यायालय के बारे में, राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में, कि पहले कहाँ था, फिर खंडपीठ कहाँ आई और खंडपीठ को कहाँ कब जो है वह अनुमति मिली पूर्ण रूप से। अब बात करते हैं हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है वह दिया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 217 में। तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। तो जो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कैसे चुना जाता है, मुख्य राष्ट्रपति जो है सबसे पहले पूछता है, सलाह जो लेता है वह लेता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। उसके बाद बात होती है संबंधित राज्य के राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसी प्रकार मैंने आपसे सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श पर होती है, वो होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI की नियुक्ति के सिफारिश पर होती है या उनकी सलाह पर होती है। लेकिन यहाँ जो है उच्च न्यायालय में वह उस संबंधित राज्य के राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ली जाती है जो संबंधित राज्य है उसके, याद रखना आपको। तो किस किस के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन किसकी सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ये तो हो गया दोस्तों नियुक्ति और ये है दोस्तों आर्टिकल 217 में। अब हम आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, तो उच्च न्यायाधीशों की शपथ है वह दिखाया गया है आर्टिकल 219 में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है व अन्य न्यायाधीशों को जो है मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यानी मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा दोस्तों राज्यपाल संबंधित राज्य का व अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कार्यकाल के बारे में भी दोस्तों आर्टिकल 217 में बताया गया है 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तो दोस्तों यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अगर आपने पढ़ा है और उच्च न्यायालय अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोनों में कार्यकाल अलग अलग हैं। याद है आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल याद होगा आपको, कमेंट करें। तो कार्यकाल दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में है दोस्तों 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, हमें सवाल पूछा जाता है तो बिल्कुल ध्यान रखना है हमें कि सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है तो उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जिनमें कंफ्यूज होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसमें। अब आ गया दोस्तों त्यागपत्र। नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, अब बात करते हैं त्यागपत्र की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। शपथ तो इन्हें राज्यपाल दिला सकता है या संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिला सकता है, लेकिन त्यागपत्र जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। पद से हटाने के लिए सिद्ध व कदाचार के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। तो दोस्तों महाभियोग जैसी प्रक्रिया है बिल्कुल जो अभिक्रिया, जो प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है, वही प्रक्रिया सिद्ध व कदाचार के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है वह पद से हटाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होती है। इसमें दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा दोनों में आप किसी भी जगह प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं। समझा देता हूँ आपको इसके बारे में दोबारा मैं। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा में 50 सदस्यों की अनुमति चाहिए, लोकसभा में 100 सदस्यों की अनुमति चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। उसके बाद संबंधित सदन के स्पीकर या अध्यक्ष जो है अगर वह उस प्रस्ताव को अनुमति देता है, अगर प्रस्ताव को अनुमति देता है तो लोकसभा व राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो उसे पदमुक्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी हमारे लोकतंत्र की या हमारी न्यायपालिका या हमारे संविधान की विशेषता कह लें कि आज तक एक भी न्यायाधीश जो है वह इस पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। लाई गई है दोस्तों कई न्यायाधीशों पे। पिछले चैप्टर में मैंने बताया डिटेल में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अंदर किन किन के ऊपर लागू हुई थी ये प्रक्रिया, वो मैंने बताई है पिछले चैप्टर में। लेकिन लागू आज तक दोस्तों एक पर भी ये नहीं हुई है, यानी हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। तरीका मैंने आपको बताया, किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सदस्यों की जो है अनुमति चाहिए इसके लिए। उसके बाद जो संबंधित लोग सदन का स्पीकर या अध्यक्ष है अगर वह उसे अनुमति देता है तो वह प्रस्ताव आगे ले जाया जाता है, और अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। लगभग जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग इसे कहेंगे नहीं हम। तो पद से हटाने के लिए ये ध्यान रखें दोस्तों। और इसे हटाने के लिए कौन सा नियम जो है दोस्तों वो है, यह है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों वेतन की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन है 2,50,000 व अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,25,000 रुपये। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो है दोस्तों 2,25,000 रुपये मात्र। यह वेतन राज्यों की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है और पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। पदावधि के दौरान दोस्तों वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती जब तक कि कोई वित्तीय संकट नहीं आए हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि के द्वारा दी जाती है। जो पेंशन है दोस्तों वह तो दी जाती है भारत की संचित निधि के द्वारा, और जो वेतन है वह दिया जाता है दोस्तों राज्यों की संचित निधि के द्वारा। तो ये याद रखें दोस्तों, दोनों में फ़र्क है काफ़ी। राज्यों की संचित निधि और पेंशन जो है वह भारत की संचित निधि के द्वारा दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपये मासिक और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,25,000 रुपये मासिक। अब बात करते हैं दोस्तों स्थानांतरण की। स्थानांतरण दोस्तों दिया गया है आर्टिकल 222 में, अनुच्छेद 222 में। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो दोस्तों स्थानांतरण का क्या नियम हो गया,
जिस प्रकार नियुक्त करने का नियम है, राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जिस प्रकार नियुक्त करता है, उसी प्रकार इनका स्थानांतरण भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श पर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। समझ गए दोस्तों? इसमें भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश दोनों के परामर्श पर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 223 के बारे में। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब बात होती है दोस्तों उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब दोस्तों मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कार्य कौन करेगा उनकी अनुपस्थिति में? वह करेगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और ये किसमें बताया गया दोस्तों? आर्टिकल 223 में। जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ हो, यानी किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? जब संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है, तो कौन करेगा कार्य? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश करेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष के लिए होता है। अब बात करते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। अब तक हमने बात कर ली कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, स्थानांतरण किस प्रकार किया जाता है। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। तो शक्तियों में सबसे पहले मूल अधिकारिता वाले, जो कि मूल अधिकारिता से संबंधित होते हैं। पहले कुछ मुकदमे सीधे ही उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार से जुड़े मुद्दे, विधानमंडल से जुड़े मुद्दे, ये सब कहाँ हैं दोस्तों? सीधे जो है वो उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं। इन्हें जिला न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही आपके उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार से जुड़े मुद्दे व विधानमंडल से जुड़े हुए मुद्दे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जनहित याचिका। समाज में शोषित वर्ग, समाज में निर्धन वर्ग व असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए न्यायपालिका जो है वह समाचार पत्रिका, दूरदर्शन व पत्र के द्वारा जो मामले सुनता है, ये जनहित याचिका कहलाती है। इनकी शुरुआत दोस्तों सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1980 व दूसरा एसपी गुप्ता व वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के दौरान हुई थी। जनहित याचिका दोस्तों जो है वो शोषित वर्ग और समाज के निर्धन वर्ग, असहाय वर्ग हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है वह अपने आप ही जो है संज्ञान लेता है उन मुद्दों पर। किसके द्वारा? अगर समाचार पत्रिका, दूरदर्शन पत्र, इनके मामले को देखकर अपने आप जनहित याचिका के सुनकर वह संज्ञान लेता है उन मुद्दों पर, और ये जनहित याचिका कहलाती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1980 व दूसरा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। दोस्तों जनहित याचिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 जज वीआर कृष्ण अय्यर व पीएन भगवती थे। पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। दोस्तों जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती। अगर दोस्तों आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि आप देखते होंगे कुछ एक दिनों में आता रहता है, कोई भी जब कुछ सुप्रीम उच्च न्यायालय को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है व संविधान का कुछ कहीं पर अधिकार का हनन हो रहा है लोगों का, तो आता है उसमें कि उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर उस पर सुनवाई करी किसी मामले पर, तो ये कहलाता है दोस्तों जनहित याचिका, जिसमें संज्ञान लेकर ये जनहित याचिका सुनी जाती है। पीएन भगवती जी जो हैं वो भारत में जनहित याचिका का जनक जिनको कहा जाता है, पीएन भगवती। याद रखना दोस्तों।
अभिलेख न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो है दोस्तों उसे अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अभिलेख का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो भी यहाँ की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई है उसे लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है। जो भी डेली की कार्रवाई होगी उसे लिखा जाएगा, यही अभिलेख न्यायालय कहलाता है। और जो जहाँ पर डेली लिखा जाता है, जो यहाँ निर्णय होते हैं वो एक नज़ीर के रूप में पेश होते हैं इससे नीचे वाले कोर्ट में या उच्च न्यायालय, दोनों में उन फैसलों को याद रखकर अगले फैसले में उपयोग किया जा सकता है। ये होता है दोस्तों अभिलेख न्यायालय का मतलब। यानी डेली की जो कार्रवाई है वो लिखी जाएगी आपकी, और जो फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, वो एक नज़ीर के रूप में रखे जाएंगे और उनका उपयोग आने वाले केसों में इससे नीचे व उच्च न्यायालयों में उपयोग किया जाएगा कि इस तरह के केस में इस प्रकार का डिसीजन हुआ था। अपीलीय न्यायालय, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय। यानी दोस्तों राज्य स्तर पर अगर कोई भी अपील की जाती है तो उस अपील के लिए सबसे बड़ा जो न्यायालय है वह कहलाता है हमारा उच्च न्यायालय। तो राज्य स्तर पर सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है उच्च न्यायालय। निचली अदालतों में लिए गए निर्णयों के लिए अपील की जा सकती है। यानी जिला स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन सब के जो अपील का अधिकार है वह उच्च न्यायालय में है। और उच्च न्यायालयों के लिए अपील जो है, अपीलीय न्यायालय कौन सा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालयिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 13, 226 व 32 के द्वारा ये शक्ति प्राप्त है। यदि राज्य की विधायिकी या कार्यपालिका ऐसा कोई निर्णय लेती है जो मौलिक अधिकारों को हनन कर रही हो या संविधान का उल्लेख कर रही हो तो उन प्रस्तावों की उच्च न्यायालय जांच कर सकता है। वो संविधान का उल्लंघन पाए जाने पर रद्द भी कर सकता है। यानी दोस्तों अगर कोई राज्य ने कानून बनाया, यदि किसी राज्य की विधायिका ने या कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया लेकिन वह क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो दोस्तों उसमें जो है उच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा और अगर वो गलत पाया गया और संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसे रद्द भी कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों देखिए हमारे न्यायपालिका या हमारे संविधान की मतलब एक बहुत अच्छापन कहिए, बहुत अच्छी चीज़ कहिए, ये हमारे जो है लोकतंत्र की अच्छाई कहिए कि अगर हमारे मूल अधिकार या हमारे संविधान का कहीं भी हनन होता है तो हमारा न्यायपालिका उसे बचाने के लिए आगे हमेशा आता है। तो यही दोस्तों हमारे जो है संविधान की एक बहुत सी चीज़ है कि अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो हमारी जो है न्यायपालिका उसमें निर्णय लेती है जांच करके। उसी प्रकार दोस्तों कई बार कुछ निर्णय होते हैं जो कि ले लिए जाते हैं लेकिन उनका दोबारा पुनरावलोकन होता है। जैसे कि उच्च न्यायालय खुद के निर्णयों का ही पुनरावलोकन करता है। अगर मान लीजिए कोई निर्णय ले लिया गया है लेकिन उस निर्णय को सही नहीं ठहराया जा पा रहा है किसी कारण से, या कोई दोबारा अपील करता है तो अपील होने पर अपने खुद के जो निर्णय हैं उन पर भी जो उच्च न्यायालय दोबारा सुनवाई कर सकता है और दोबारा निर्णय उस पर दे सकता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमने पढ़ ही लिया है। उच्च न्यायालय दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम अगले पार्ट में एक बार आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, दोनों के, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों के। और ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन जो हैं वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।